एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट अब पढ़ेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSM। ठीक है, ये चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 मार्कर, MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग, हर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि जो है मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इस चैप्टर में ऐड हुई है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो से ये चैप्टर सबसे बेस्ट वे में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? जानेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बारे में, दिव्यांग लोगों के बारे में, और कैसे हमारे वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं वो। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक सुना है ना आपने। वी हैव आवर पैरा ओलंपिक एथलीट्स ऑल्सो, पैरा एथलीट्स। तो आज आप उन लोगों के बारे में जानोगे और ये जानोगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानोगे कि कितना जरूरी है वर्ल्ड में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना जो है उन लोगों के लिए, दोज हु आर फिजिकली एंड जो है आप कहो फिजिकली एंड मेंटली जो डिफरेंशियली एबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, शुरू कब हुआ, किसके दिमाग में आइडिया आया कि जो डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू। तो देयर आर 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में पढ़ना एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत इसी का ब्रांच है, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक का लोगो सबसे पहले याद रख लो, ये वाला होता है स्पेशल ओलंपिक। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चिल्ड्रन के लिए भी होती है और एडल्ट के लिए भी होती है जिनको इंटेलेक्चुअल या फिजिकल डिसेबिलिटी हो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ईयर राउंड ट्रेनिंग, यानी कि पूरे साल इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग भी चलती है, एंड जब स्पेशल ओलंपिक होता है तो कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। किसके लिए? उन लोगों के लिए दोज हु आर डिफरेंशियली एबल्ड। 5 मिलियन एथलीट से भी ज्यादा इसके साथ में एसोसिएटेड है और बहुत सारी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस है, जैसे इंडिया में भी है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, शुरू कब हुआ था ये अगर बात करें हम, तो स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1968 में शिकागो में। किया किसने था? यूनिस कैनेडी श्राइवर ने। यूनिस कैनेडी श्राइवर ने करा था, जो बहन है किसकी? जॉन एफ कैनेडी की। ठीक है, जो हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो स्पेशल ओलंपिक है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो कमेटी ओलंपिक की देखरेख करती है, ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाती है, उसने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है। इट इज अ वेरी नोन रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स की, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1988 में, 68 में तो देखो इसका पहला हुआ था ना, 68 में शिकागो में हुआ था। 1988 में जाके जो हमारी जो है IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने इसको रजिस्टर कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, तो यही 1 मार्कर है, याद रखना है। अब आते हैं हम इस स्पेशल ओलंपिक के हेडक्वार्टर्स पे, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात, ये जो है समर भी होता है और विंटर फॉर्म में भी होता है। तो समर वाले तो पहला शिकागो में हुआ, पढ़ लिया। जो पहला विंटर स्पेशल ओलंपिक हुआ था वो फरवरी 1977 कोलोराडो USA में हुआ था, तो इसको शॉर्ट में लिखते रहो। विंटर स्पेशल ओलंपिक पहले हुआ कोलोराडो USA में, और समर वाला हुआ था शिकागो में 1968 में। ठीक है, मोस्ट रिसेंट स्पेशल ओलंपिक का हुआ था, मोस्ट रिसेंट स्पेशल ओलंपिक अभी हुआ है 2023 में, जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर, जून के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्पेशल ओलंपिक है इसके इस लोगो को, जैसे मैंने आपको कहा है, आप बहुत ध्यान से देख लो। ये जो लोगो है ये क्या शो करता है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या पूछ रहा है? ये ओथ नहीं है, ये इस लोगो को, ये लोगो क्या दिखा रहा है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मिशन क्या है? मिशन है लोगों को ट्रेनिंग कर देना और जो है डिफरेंशियली एबल लोगों को ट्रेनिंग देना एंड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराना। ओथ, ये OATHE ओथ या मोटो भी इसको कह सकते हो आप स्पेशल ओलंपिक का, वो दिया था यूनिस कैनेडी श्राइवर ने ही। कब दिया था? पहले स्पेशल ओलंपिक में, और वो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इस लाइन को याद कर लो, इसको आप मोटो भी कह सकते हो स्पेशल ओलंपिक का, और इसको आप ओथ भी कह सकते हो स्पेशल ओलंपिक का। यू हैव टू लर्न इट। सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव PDF में, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्राइटेरिया की बात करें, कौन लोग स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 8 साल की उम्र से ज्यादा जो होते हैं, एटलीस्ट 8 ईयर होना चाहिए आपको स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड इस स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस भी देखोगे कैसे लोगों को सिलेक्ट करा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, कोग्निटिव डिसेबिलिटीज और सिग्निफिकेंट लर्निंग एंड वोकेशनल प्रॉब्लम जिनको होती है, वो 3 आपको ये लर्न करने हैं। उन लोगों को जो है क्राइटेरिया है ये स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है जी, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, रोलर स्केटिंग, फुटबॉल हो गया आपका जो है, और कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे
हो गया, स्विमिंग हो गया, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ बाय हार्ट लर्निंग करने बता दिया। नेक्स्ट आया आपका स्पेशल ओलंपिक भारत। तो एज आई टोल्ड यू, स्पेशल ओलंपिक का ही ब्रांच है स्पेशल ओलंपिक भारत। इट इज़ अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये मूवमेंट जो है स्पोर्ट्स को यूज करता है टू चेंज लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और मेंटली चैलेंज पर्सन। फाउंड हुआ था ये हमारी कंट्री के अंदर 1987 में एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया, ठीक है, एंड चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001। और स्पेशल ओलंपिक भारत में इसको चेंज कर दिया गया था, 2001 में नाम बदल गया था इसका, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है पीपल, डिफरेंशियली एबल पीपल के लिए। गोल क्या है स्पेशल ओलंपिक भारत का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। राइट अ नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत, तो यू हैव टू राइट इट। इट्स गोल इज टू प्रोवाइड चांस टू डिफरेंशियली एबल पीपल टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट, ठीक है जी, हो गया, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल जो है जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, किन के लिए, डिफरेंशियली एबल पीपल के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो ये आती है आपकी पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक के लिए बहुत सिंपल सा मैंने टेबल बना दिया, सो यू कैन लर्न इट थ्रू दिस टेबल। क्या है पैरा ओलंपिक अगर डिफाइन किया जाए तो पैरा ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक ऑल्सो नोन एज द गेम्स ऑफ पैरा ओलंपियाड, ठीक है। ये पीरियोडिक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें एथलीट्स होते हैं विद रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटीज के लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कमेटी, कौन सी कमेटी ने रिकॉग्नाइज करा इसे, ऑल पैरा ओलंपिक गेम्स आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, IPC। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ही अपनी देखरेख में पूरा पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराती है। फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम हुआ था 1960 में, 1960 में रोम में हुआ था। और उसके बाद जो है ये हर 4 साल बाद होता है ओलंपिक गेम के बाद, ठीक है। हर ओलंपिक गेम के 4 साल बाद ये कंडक्ट कराया जाता है। विंटर वाला पहला कब हुआ, 1976 में स्वीडन के अंदर हुआ था विंटर वाला। तो अब समर कब हुआ था और विंटर कब हुआ था, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के याद कर लो, ठीक है। पैरा ओलंपिक वर्ड वाज फर्स्ट यूज इन 1988। एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाए, पहली बार पैरा ओलंपिक वर्ड जो यूज करा गया था वो 1988 में करा गया था साउथ कोरिया वाले पैरा ओलंपिक में, ठीक है। चलो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, बॉन में है, जर्मनी में, बस आपको ये याद रखना है, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। स्पेशल ओलंपिक हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। पैरा ओलंपिक गेम जो है, अब आप इसका जो है आपको याद रखना है पैरा ओलंपिक गेम का जो है विजन क्या है, मोटो क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जो ये सिंबल है। क्या है पैरा ओलंपिक गेम का लोगो, ये है, ये है, ये क्या है, ये तीर एजिटोज है। एजिटोज ये जो लाइन्स है इनको कहा जा रहा है दैट पॉइंट्स जो है एजिटोज सर्कल अ सेंट्रल पॉइंट पे ये आ रहे हैं, विच इज अ सिंबल फॉर द एथलीट्स कॉन्करेटिंग फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब। एक तरीके से ये देखियो इसमें जो कलर्स है रेड ब्लू ग्रीन और ये जैसे बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड से एथलीट्स का वेलकम है। रेड ब्लू ग्रीन कलर इसलिए यूज करा गया क्योंकि बहुत सारे नेशंस के फ्लैग में रेड ब्लू ग्रीन कलर होता है, तो ये दिखा रहा जा रहा है इस लोगों में कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एथलीट्स का वेलकम है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। विजन क्या है इसका, क्या क्यों करा दिया जाते हैं इस पैरा ओलंपिक, टू एनेबल पैरा ओलंपिक एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। मोटो क्या है इसका, मोटो याद रख लो, स्पिरिट इन मोशन। जैसे उसका मोटो और ओथ है लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट स्पेशल ओलंपिक का, इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। स्पिरिट इन मोशन किसका मोटो है, याद रख लो, ये है पैरा ओलंपिक का, ठीक है। अब कौन लोग पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटेगरीज क्या होनी चाहिए डिसेबिलिटी की, ये 3 यहाँ पे गिवन है। फिजिकल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट किसी को हो तो वो जाके जो है पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिकल इंपेयरमेंट ये भी 8 टाइप की होती है, जैसे इंपेयर्ड मसल पावर हो, ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट हो, लॉस ऑफ लिम्ब हो, लेग लेंथ डिफरेंट हो, शॉर्ट स्टैचर के हो, अगर कोई विजुअल इंपेयरमेंट हो, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो, ये आ सकते हैं पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया पैरा ओलंपिक। अब पैरा ओलंपिक की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ तो मतलब शुरू कैसे हुआ था, किसको दिमाग में आइडिया था पैरा ओलंपिक कराए जाते हैं, तो सर लुडविग जो थे उन्होंने शुरू कराया था 1960 में रोम में। और क्यों कराया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली सोल्जर्स बहुत सारे ऐसे थे दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सब कुछ डिवास्टेड हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को जो है मतलब अपने घर के पे फैमिलीज वगैरह में कितने लोगों की डेथ हो गई थी। साथ ही के साथ में फिजिकली भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथ पैर अपने खो दिए थे ड्यूरिंग वॉर बॉम्ब की वजह से। तो उन लोगों को जो है उन्होंने जो डिफरेंशियली एबल्ड पीपल थे उन्हें इकट्ठा करा और ये गेम को ऑर्गेनाइज कराया। सबसे पहला गेम जो हुआ था इसमें वो हुआ था शूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये इसका शॉर्ट नोट टाइप बना हुआ है, इसमें वो भी बता रखा है इसका वो कहाँ पे है, सिंबल क्या है इसका, मोटो क्या है। सो एक बार इसको रीड कर लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ पैरा ओलंपिक गेम, ठीक है। चलो अब पैरा ओलंपिक भी हो गया, स्पेशल ओलंपिक भी हो गया। अब आता है हमारा थर्ड, वो जो है हमारा डेफ ओलंपिक्स। तो डेफ तीसरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं जो है
क्या क्रिएट करवाती है, ऑर्गेनाइज कराती है कॉम्पिटिशंस फॉर द डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। ठीक है, तो अब आप जानोगे डेफ ओलंपिक्स के बारे में, जो है डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के लिए क्या ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो है अलग अलग गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है, सुनाओ अब आ गया भैया हम अपनी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, डेफ ओलंपिक। जैसे नाम सुन के पता लग रहा है ये जो है ये वर्ल्ड लेवल पे गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं फॉर द डेफ पीपल। तुम्हें पता है ये पहली बार, पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर 1924 में पहली बार कोई ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जो डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए था, जो दिव्यांग लोगों के लिए था, और कौन से, जो सुन नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे कि देखो आपने पढ़ा वो वाला भी, कोलोराडो वाला कहाँ हुआ, शिकागो वाला कहाँ हुआ, वो सब 1924 के बाद हुए हुए ना। तो ये 1924 का डेफ ओलंपिक जो सबसे पहली बार हुआ था वो पेरिस में हुआ था, और ये पहला एक ऐसा इवेंट था हमारी दुनिया के अंदर जो डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए हुआ था। तो चलो पढ़ते हैं डेफ ओलंपिक्स के बारे में। तो डेफ ओलंपिक्स आर गेम्स फॉर डेफ एथलीट्स, जो एथलीट सुन नहीं सकते उनके लिए ये होता है। प्रीवियसली दे वर कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, पहले इन्हें इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ कहा जाता था। वन मार्कर है, ये गेम को ऑर्गेनाइज कौन करता है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो इसकी गवर्निंग कमेटी कौन सी है, द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, ये भी वन मार्कर है। प्रीवियसली नोन एज द इंटरनेशनल गेम ऑफ द फॉर द डेफ, ये भी वन मार्कर है। ठीक है जी, समझ गए। अब इसको जो है सैंक्शन कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, यानी कि जो ये होते हैं ना तो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, जो डेफ ओलंपियन है, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है डेफ ओलंपिक में, कि इस पे भी किसी भी टाइप के साउंड का यूज नहीं करा जाता। पहला डेफ ओलंपिक 1924 में पेरिस में हुआ था, याद रख लो, और इसे फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर एथलीट विद डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में पहली एक ऐसी इवेंट हुई थी जो डिसेबल्ड लोगों के लिए हुई थी। ठीक है, अब इसका समर वाला तो पता चल गया, ये हुआ 1924 में पेरिस के अंदर। अब इसका विंटर वाला पढ़ लेते हैं। डेफ ओलंपिक विंटर ऐड हुआ था 1949 के अंदर, जो बहुत स्मॉल गैदरिंग के साथ शुरू हुआ था। सिर्फ 148 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। ठीक है जी, और अब तो ये गेम्स एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। समझ गए डेफ ओलंपिक का सब कुछ। डेफ ओलंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टू क्वालिफाई फॉर द गेम। अगर डेफ ओलंपिक्स में किसी डेफ इंसान को जाना है तो उनका हेयरिंग लॉस 55 dB होना चाहिए। हेयरिंग एड्स, कॉचलर इम्प्लांट्स कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ठीक है, लोगो क्या है डेफ ओलंपिक का, ये है देखो लोगो डेफ ओलंपिक का, ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ इस टाइप के हैंड्स बन के सर्कल बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, ये यूनिटी, कॉन्टिन्यूटी और साइन लैंग्वेज जो होती है ना हैंड्स से, उसको जो है प्रेजेंट करा है। ये जो लोगो है ये 2003 में डिसाइड करा गया था, और ये पॉजिटिव सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल है इंटरनेशनल डेफ स्पोर्ट कम्युनिटी का। ठीक है, अब इसका नाम डेफ ओलंपिक कब रख दिया गया था, 2001 के अंदर। ये सिंबल 2003 में बना था डेफ ओलंपिक नाम। जैसे पहले क्या नाम था, पहले वाला नाम मैंने कहा ना वर्ड मार्कर में याद रखो, पहले नाम था इसका द इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। 2001 में इसका नाम बदल के डेफ ओलंपिक्स रख दिया गया था। डेफ ओलंपिक्स इज मैनेज बाय जो है कौन सी कमेटी, मैंने आपको ये बता दिया है कौन सी कमेटी, रिवीजन कर लो, द इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर द डेफ जो है वो इसको मैनेज करती है। ठीक है, अब व्हाट इज द मोटो ऑफ डेफ ओलंपिक, दो ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पे, बताओ कौन सा मोटो है, स्पिरिट इन मोशन या पर लूडोस इक्विटेरियोस। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो स्पिरिट इन मोशन किसका मोटो है, अभी बताया था, पैरा ओलंपिक का मोटो है स्पिरिट इन मोशन। इसका जो मोटो है वो क्या है, पर लूडोस इक्विटेरियोस। ठीक है जी, हो गया लन, पर लूडोस इक्विटेरियोस, ये है इसका जो है मोटो। समझ गए, डेफ ओलंपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन एंड इंक्लूड जो है डिवीजन इन स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए अभी अभी ऐड हुआ है। क्यों किया जाता है ये क्लासिफिकेशन डिवीजन, मतलब क्या है, देखो गाइस, जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, आप डेफ ओलंपिक्स या फिर आप पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक को लीव करो, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो उसमें ग्रुपिंग की जाती है। सेम वेट के लोगों के बीच में मैच होता है, एथलीट्स के बीच में, सेम जेंडर के, सेम एज ग्रुप के, इस टाइप से। नॉर्मल भी स्पोर्ट्स जब होता है उसमें आप देखते हो वेट के हिसाब से, इस वाले वेट की कैटेगरी का, इस जेंडर का, इस एज ग्रुप का, ऐसे मैचेस होते हैं। क्यों, सो दैट फेयर कंपटीशन हो। ठीक है, ऐसे ही जो ये हमारे स्पेशल ओलंपिक्स हो गया, डेफ ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, इसमें क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग करा जाता है जिससे कि फेयर कंपटीशन हो सके सभी पैरा एथलीट्स के लिए। ऐसा ना हो जैसे सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल कि हम एक रेस करा रहे हैं, हमने उसमें क्या करा, हमने एक ब्लाइंड है, ठीक है, एक जन है जो ब्लाइंड है, एक एथलीट है हमारे जो ब्लाइंड है, उनकी रेस हमने करा दी उन एथलीट से जो है जो वॉक नहीं कर सकते, जो चल नहीं सकते। ठीक है, तो अब भाई वो रेस में जो हमारे जो वॉक नहीं कर सकते वो व्हील चेयर पे हैं, और जो ब्लाइंड है वो जो है
उन पे वो तो चलेंगे आराम से, वो तो दौड़ सकते हैं। तो ऐसी क्या लॉजिकल है ऐसी रेस कराना? नहीं ना। तो इसलिए ऐसी रेसेस कराई जाती है, हर एक स्पोर्ट्स इवेंट ऐसा कराया जाता है जहाँ पे डिफरेंशियल एबिलिटी लोगों को पहले डिवाइड करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है उनकी जो है एबिलिटी के बेसिस पे, और फिर उनके जो है कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे डेफ लोग हैं, उनके डेफ लोगों के साथ में ही रेसेस रखवाई जाएंगी, जो लोग वॉक नहीं कर सकते उनके साथ में करवाई जाएंगी। तो एक तरीके का फेयर एज जेंडर भी देखा जाता है इसमें। इन तरीके से जो है ये ओलंपिक्स जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन डिविजनिंग का क्या हुआ, अब आप रीड करोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना रट्टाफिकेशन लगती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट। तो जितने भी डिसेबिलिटी स्पोर्ट है उनमें ये यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कंपटीशन, इवन और फेयर कंपटीशन देने के लिए फॉर द एथलीट्स विद डिसेबिलिटी थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर एक स्पोर्ट्स में होता है। इनफैक्ट जो हमारे सिंपल स्पोर्ट्स होते हैं, नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी एज ग्रुप, जेंडर और वेट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की जाती है। जनरल गोल ऑफ एनी क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग इज, क्यों क्लासिफाई डिवीजन करा जा रहा है? एक ही गोल है, जिससे मिनिमाइज हो जाए इफेक्ट का of sports due to any of the above mentioned variables like age, gender, weight और even abilities। ऐसा ना हो किसी की एज का उसे एडवांटेज मिल जाए, उसके जेंडर का उसे एडवांटेज मिल जाए, उसके वेट का एडवांटेज मिल जाए या एबिलिटी का एडवांटेज मिल जाए किसी स्पोर्ट में। तो इसलिए सेम एज, सेम जेंडर, सेम डिसेबिलिटी के लोगों का क्लासिफिकेशन होता है, एंड तब जाके जो है ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो तुम लर्न कर लो इस चीज़ को, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैं यहाँ बताऊँगी आपको, ठीक है। अब जो हमारा स्पेशल ओलंपिक होता है, वो जहाँ पे भी स्पेशल ओलंपिक आएगा तो स्पेशल ओलंपिक में डिविजनिंग करी जाती है। और जो पैरा ओलंपिक है हमारा, पैरा ओलंपिक में गाइस क्लासिफिकेशन करा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें नहीं करी जाती। जो स्पेशल ओलंपिक है उसमें डिविजनिंग करी जाती है, और जो पैरा ओलंपिक है उसमें क्लासिफिकेशन करी जाती है। देखो ये हमारे CBSE के स्टडी मटेरियल का जो है मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट पेस्ट करा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग पे आएगा, यही आपको डेफिनेशन इनकी लर्न करनी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, डिविजनिंग क्या है, हम यहाँ से रीड करते हैं और इनका प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस में होती है, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन पैरा ओलंपिक में हो रही है, डिविजनिंग स्पेशल ओलंपिक में। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद पैरा ओलंपिक एंड पैरा एथलीट, ठीक है। Classification process adopted by Paralympic assigns category to athletes based on different type of disability। तो भाई पैरालंपिक में क्या होता है, सभी डिसेबिलिटीज के बेसिस पे, एज आई टोल्ड यू डिसेबिलिटी, जैसे मैंने आपको 2 डिसेबिलिटी बताई, दैट अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक एंड अ पर्सन हु इज ब्लाइंड। तो ये दोनों डिसेबिलिटीज में जा रही है, बट दे आर नॉट इवन डिसेबिलिटी। तो जब भी पैरालंपिक्स कराए जाते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन करा जाता है, एथलीट्स को क्लासीफाई करा जाता है उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जो है हमारा पैरा ओलंपिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने स्पेशल ओलंपिक की। स्पेशल ओलंपिक में डिफरेंट होता है, सिर्फ डिसेबिलिटी को नहीं देखा जाता, कुछ और चीज़ों को भी देखा जाता है। तो डिविजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एसोसिएटेड विद स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। द डिविजनिंग प्रोसेस ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग। अब इसमें क्या कराया जाता है, मैचेस रखवाए जाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। एक प्रीलिमिनरी कंपटीशन के अंदर, यानी कि जो मेन कंपटीशन होता है उससे पहले ट्रेनिंग के दौरान वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक मेन कंपटीशन में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसे नोट करा जाता है। उनके एज को, उनके जेंडर को, इस सब को जो है नोट करा जाता है इन द डिविजनिंग प्रोसेस ऑफ स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। तो ये स्पेशल ओलंपिक का डिविजनिंग प्रोसेस आए तो यू हैव टू राइट दिस बॉक्स, और अगर क्लासिफिकेशन आए तो यू हैव टू राइट दिस बॉक्स, इनफ है, ठीक है। चलो मैंने इनके अलग अलग शॉर्ट नोट्स भी गूगल ड्राइव लिंक में मैं अटैच कर दूंगी, जिसके आप रिवाइज कर सकते हो। एक्सप्लेन डिविजनिंग स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक। तो ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक यूजेस अ कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और ग्रुपिंग रेफर टू एज डिविजनिंग, which is fundamental rule at special Olympic. Athletes in this competition are matched with the same gender, same age, most importantly competitive ability, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। डिविजनिंग का क्या हो गया, अब आपका समझ में आ गया। अब एक बार उसको देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन को। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है कैसे होता है हमारा, उसका हमारे पैरालंपिक का। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है पैरालंपिक का, मैंने कहा ना डिसेबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो वो करवाया कैसे जाता है, क्लासिफिकेशन फॉर पैरालंपिक स्पोर्ट्स जनरली हैज 3 और 4 स्टेप। पहला स्टेप होता है मेडिकल असेसमेंट करा जाता है हर एक एथलीट का।
देन फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शनल असेसमेंट होता है, इसमें 2 टाइप होते हैं, पहले ट्रेनिंग में ऑब्जर्व करा जाता है एथलीट को और कंपटीशन के दौरान। देन देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट पर्सन, क्लासीफायर, टेक्निकल क्लासीफायर, जो फाइनली क्लासीफाई करते हैं एथलीट्स को, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए क्लासिफिकेशन के पैरा ओलंपिक के। तो ये हो गए हमारे प्रोसेस क्या है क्लासिफिकेशन करने का पैरा ओलंपिक में। इस वाले बॉक्स में हमने इनकी डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये हो गई, ये आ गए क्लासिफिकेशन करने के स्टेप, 1 2 3 स्टेप, एग्जाम में आया तो आप लिख लोगे। अब हम जानते हैं, ये देखो ये रहा डिविजनिंग की डेफिनेशन हो गई। अब डिविजनिंग के जो है स्टेप्स क्या है गिवन है एनसीईआरटी में आपकी। प्रोसेस ऑफ डिविजनिंग कैसे होता है, पहले एज के बेसिस पे डिवाइड करा जाता है, देन एज के बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, टीम स्पोर्ट के, इंडिविजुअल स्पोर्ट में 8 से 11 का कॉलम, 12 से 15, 16 से 21, 22 से 19, 22 से 29 सॉरी, और 30 एंड अबव, ये ऐसे कॉलम बनाया जाता है। देन जेंडर के बेसिस पे इन द सेकंड स्टेप एथलीट्स आर ग्रुप एज पर देयर जेंडर, इन सम सर्कमस्टेंसेस जेंडर कैन बी कंबाइंड, तो कभी कभी कंबाइन भी कर दिया जाता है जेंडर को। फिर एबिलिटी देखी जाती है डिविजनिंग प्रोसेस में स्पेशल ओलंपिक के, एबिलिटी प्री कंपटीशन में एंड ऑन साइड कंपटीशन इवेंट जो होता है उसमें देखी जाती है, ठीक है। ये 3 बातें आपको लिखने अगर प्रोसेस ऑफ डिवीजन समझाने को आए, और डेफिनेशन ये रही, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये रही, एंड इसका स्टेप ये रहा, ठीक है। रिवाइज करने के लिए ये नोट्स गिवन है, उसमें से आप कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग बता दिया है। ये टॉपिक इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, अगला टॉपिक इंक्लूजन, नाम से समझ में आ रहा है, इंक्लूड वर्ड सुना ना, इंक्लूड करना। तो इस टॉपिक पे आप क्या पढ़ोगे कि जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी को देखो बदलने की जरूरत है इस समय पे। जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं ना, उनको हमारे जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनके स्कूलों में पढ़ने भेजना चाहिए, उनको उनके साथ में रहने देना चाहिए, और इंक्लूजन करना चाहिए उनका फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी। एट टाइम जो स्कूल वाले होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन्हें कभी खेलने नहीं देते, उन्हें फील्ड पे नहीं जाने देते, इस डर में कि हमारे बच्चे को चोट ना लग जाए, और इसका उनके जो है ना लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो है अलग स्कूल्स बनवाए जाते हैं यूजुअली जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे होते हैं, तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों का भी एडमिशन सभी स्कूलों के अंदर अलाउड होना चाहिए, और फिजिकल एजुकेशन को उनकी लाइफ पे कंपलसरी करना चाहिए, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ फुली, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाए। जो काफ़ी सारी बीमारियां से वो जूझते हैं, मेंटल बीमारियों से, डिप्रेशन से, अकेलेपन से, वो उन्हें फिर फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा, अभी हमने इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा था, प्ले था वो ऑन द फेस ऑफ इट, डेली वाला, जो डेली का फेस एसिड से जब बर्न हो गया था, तो देखा आपने वो कितना लोनली फील करता था, उसे कितना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, मिस्टर लैम्प का एक पैर नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे। तो ये चीज़ दिखाई जाती है, उस प्ले में आपको दिखाई गई थी, दैट जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके साथ सोसाइटी जब अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, या ओवर भी ज़्यादा सिंपैथी कभी दिखाती है अगर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है कैसा फील करते हैं, अकेलापन, डिप्रेशन फील करते हैं। बट अगर लाइफ में स्पोर्ट्स होता है, तो आप पढ़ ही चुके हो, स्पोर्ट्स का अगर बेनिफिट आपको लिखने को है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, लोनलीनेस फील नहीं होगी, डिप्रेशन रिड्यूस करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, कुछ मत पढ़ो पीछे स्लाइड पे से। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पीपल बिकॉज इट विल हेल्प देम टू लिव देयर लाइफ फुली, इट विल हेल्प देम टू जो है बैटल विद स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी आप लिख दोगे आपको नंबर मिलेंगे। इट विल, अब जो है स्कूल्स में क्यों एडमिशन होना चाहिए, इट विल हेल्प देम टू मेक फ्रेंड्स, दे विल फील गुड। सिंपल बात है ये, मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करके तुम्हें बताऊँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, इंपॉर्टेंट है बट डिफिकल्ट नहीं है। इंक्लूजन मतलब क्या, स्कूलों के अंदर भी, हमारा स्कूल है तो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों को उसमें अलाउ करना चाहिए, सारे बच्चे एक साथ, हम भी उन्हें समझ पाएंगे, वो हमें समझ पाएंगे, एंड इट विल बी अ वेरी गुड जो है सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट आएगी इससे हमारे वर्ल्ड के अंदर, और इक्वालिटी आएगी, और साथ ही के साथ में स्पोर्ट्स उनकी लाइफ में करवाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। अब ऐसा नहीं है ऐसे तुम भैया जो बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनको आप फील्ड पे भेज दोगे, चोट लगने का तो खतरा है, तो स्पेशल टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए स्कूल में जो अपनी निगरानी में उनको स्पोर्ट्स करवाएंगे। तो यही सब टॉपिक आप पढ़ने वाले हो इस वाले टॉपिक में, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इंक्लूजन आप इंग्लिश में पढ़ लो, मैंने तो तुम्हें सब बता ही दिया है। तो इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स मीन्स एनेबल स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स टू स्टडी एंड लर्न अलोंगसाइड स्टूडेंट विदाउट एनी स्पेशल नीड, यानी कि वो बच्चे जो कोई नॉर्मल बच्चे स्पेशल नीड जिनको नहीं है, उनके साथ में उन्हें पढ़वाना चाहिए। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट इन द सेम एक्टिविटी इन द सेम स्पेस विद सेम असेसमेंट एज ऑल अदर स्टूडेंट, कि उनको सेम एक्टिविटी कराए। जैसे अगर उनको डांस करने भी लेके गए हैं, उनको अगर रेस के लेके गए हैं, तो सेम जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे उन्हें भी लेकर जाओ सेम जगह पे। मॉडिफिकेशन अप्लाइड व्हेन नीडेड, मॉडिफिकेशन, अब ऐसा नहीं है कि सबको सेम करवा सकते, ऑब्वियसली कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी उनके स्पेशल नीड को ध्यान रखते हुए, तो उसके लिए वो वाले टीचर्स वहाँ होने चाहिए। व्हेन प्लेस्ड इन द सेम क्लासरूम, अब इसका फायदा क्या होगा, अगर हम स्पेशल नीड्स
नीड्स वाले बच्चों को जो है विदाउट स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ रखेंगे तो दीज स्टूडेंट्स एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। उनकी सेल्फ एस्टीम बनेगी, वो खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, खुद को अकेलापन नहीं समझेंगे और खुद को किसी से कम भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बदलती दुनिया में हमें जो है ऐसा करना चाहिए दैट हमें इंक्लूजन अपनी जो है सोसाइटी में लेकर आना चाहिए। अब देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब समझ गए, एक डेफिनेशन लिख दोगे इंक्लूजन की। अब इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या होगी? अगर हम इंक्लूजन करेंगे पढ़ाई में भी, यानी कि स्कूल्स के अंदर भी, एजुकेशन में भी, और साथ ही के साथ में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स विद जो है स्पेशल नीड्स को, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? बेनिफिट, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, सोशल कम्युनिकेशन स्किल बनेगी। अब जब वो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में जाके पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, सोशल स्किल बढ़ेगी, सेंसिटिविटी एनहांस होगी। किसकी सेंसिटिविटी? हम बच्चों की सेंसिटिविटी एनहांस होगी। हम सामने वाले जो बच्चे जो हमारे सामने आएंगे, जो डिफरेंशियली एबल्ड अगर हो, तो हम उनको समझ पाएंगे, हम उनसे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वो सीख पाएंगे, हम उनकी जो डिसेबिलिटी है उसकी तरफ सेंसिटिव होंगे और कभी उन्हें बुरा फील नहीं कराएंगे, इनफैक्ट उनको सपोर्ट करेंगे। क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर, क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंप्रूव परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इंक्लूसिव एजुकेशन के भी और इंक्लूसिव इन फिजिकल एजुकेशन के भी, यही है। ठीक है जी, अब आएगा गाइस हमारा अगला टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर हम जो बच्चे फिजिकली जो है डिफरेंशियली एबल्ड हैं, ठीक है, उनको अगर हम फिजिक्स स्पोर्ट्स करवाएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये याद कर लो, ये टेबल बेनिफिट्स, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इंक्लूजन इन एजुकेशन के ये रहे, इसको इसमें भी रिपीट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के इंक्लूजन मतलब क्या हुआ? स्कूल में और स्पोर्ट्स की फील्ड पे डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे जाएं, ठीक है, नॉर्मल स्कूल्स में जाके पढ़ाई करें सिंपल बच्चों के साथ, और स्पोर्ट्स की फील्ड पे जाएं और उनके पेरेंट्स उन्हें खेलने से मना ना करें, उन्हें खेलने दिया जाए। अब जब उन्हें खेलने दिया जाएगा, पढ़ाई करने दी जाएगी नॉर्मल स्कूल्स में, तो ये फ़ायदे, और खेलने दिया जाएगा तो खेलने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। क्या होगा? अगर कोई बच्चा डिफरेंशियली एबल्ड है और वो खेलेगा तो सबसे पहले फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, बॉडी बढ़िया होगी, कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होगी, स्ट्रेंथ बढ़िया होगी, एंड्योरेंस बढ़िया होगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बढ़िया होगा, ओबेसिटी का रिस्क कम होगा, ठीक है, बोन डेंसिटी बढ़िया होगी, फिट हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट की स्वेलिंग नहीं होगी, क्योंकि कई बार डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों को उनके माता पिता ज़्यादा चलने फिरने नहीं देते, इधर उधर जाने नहीं देते, तो उनका ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है और बॉडी की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इंप्रूवमेंट, मूड अच्छा रहेगा उनका, वो खेलेंगे तो वेल हो जाएंगे, वो नर्वस सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, अच्छा फील होगा अंदर से बहुत ज़्यादा, सोशोलॉजिकल गेन्स होंगे, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे जब वो खेलने जाएंगे फील्ड पे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, इंडिपेंडेंट फील होगा, ऐसा नहीं होगा उन्हें हर समय किसी की ज़रूरत है अपने साथ में, ठीक है, गुड हेल्थ हो जाएगी, कोई भी डिजीज़ होने का खतरा खत्म हो जाएगा, और इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सिंपल ये है, इसको आप लॉन्ग फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो, जैसे ये गिवन है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ क्या हो गया हमारा फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मेंटल इंप्रूवमेंट, ठीक है, यही आपको एग्जाम में लिखना है, सोशोलॉजिकल गेन्स, गुड हेल्थ हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कैसे हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को खिला पाए, उनको स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस कर पाए उनकी लाइफ में। स्पोर्ट्स तो वो आसानी से नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, उनकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें खिलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको उनकी जो है लाइफ का रिस्क ले, उन्हें चोट लग जाए, तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के हम उन्हें फील्ड पे उतार सकते हैं, फील्ड पे भेज सकते हैं, या कोई गेम खिलवा सकते हैं। तो वो क्या करना है हमारे को, उसमें आप देखते हैं क्या होती है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या चाहिए? मेडिकल चेकअप। ये बहुत एसेंशियल है मेडिकल चेकअप करना चिल्ड्रन विद वेरियस डिसेबिलिटीज़ का, बिकॉज विदाउट मेडिकल चेकअप टीचर्स जो है फिजिकल एजुकेशन के, उन्हें नहीं पता चलेगा कि बच्चे को किस टाइप की डिसेबिलिटी है और किस टाइप का जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ उसके लिए करवाई जा सकती है। तो डिसेबिलिटी चेक करने के लिए जो है मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन बच्चे का इंटरेस्ट। अब जैसे कोई बच्चा है वो कैन नॉट वॉक, तो उसके जो मन होना उससे पूछ के उसे वो एक्टिविटी करवानी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो टीचर अपनी मन मर्जी की एक्टिविटी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करे जो वो बच्चा खेलना नहीं चाहता। इंडीड फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एबिलिटी ऑफ द बच्चा जो भी आप उसको खिलवाना चाह रहे हो, ठीक है। सो द टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ लिमिटेशन, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। आफ्टर दैट कोई भी एक्टिविटी बच्चे को करवानी चाहिए। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। जो भी एक्टिविटी करा रहे हो आप वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि इक्विपमेंट्स होने चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, साइज, शेप, कलर उसका वैसा ही होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है जो बच्चा देख नहीं सकता, उसको अगर एक बॉल से खिलवाना है तो यार्न शुड बी टाइड टू अ बॉल
टू ब्रिंग इट बैक। अगर उसे कोई बॉल दिया तो बॉल के साथ धागा बांधो जिससे वो वापस ले आए, ठीक है। कुछ ब्राइट कलर्स की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि वो उसको हेल्प हो उससे, ठीक है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। जो भी कोई बच्चा, जो डिफरेंशिएबल बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, रिलैक्स पीसफुल इन्वायरमेंट देना चाहिए। इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, जैसे कुछ बच्चे जिन्हें ऑटिज्म होता है, तो उनका जो प्ले एरिया होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइट साउंड बहुत शोर ना हो वहाँ पे, ऐसे इन्वायरमेंट में उन्हें खिलवाना चाहिए। अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी शुड बी यूज, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देने चाहिए उन बच्चों को टाइम टाइम पे, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, और वो उससे लर्न कर पाए। रूल शुड बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। थोड़े बहुत रूल्स को मॉडिफाई कर देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है जो फिजिकली जो है डिफरेंशियली एबल्ड है, वो कोई गेम में एक बारी में परफॉर्म, एक एक्स्ट्रा चांस दे दी, ठीक है, और रेस्टिंग टाइम दिया, थोड़ा सा गेम करवाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दे दिया, फिर दोबारा एक्टिविटी को कंटिन्यू कराया। तो थोड़े बहुत रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी कंसिडर्ड। प्रीवियस एक्सपीरियंस, उस बच्चे की पहले क्या मन करता था उसका खेलने का, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है उस वाले गेम के अंदर, ये सब ध्यान रख के हम जो है अपना फिजिकल एजुकेशन करवा सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द अबव मेंशन्ड स्ट्रैटेजी बहुत सिग्निफिकेंट है टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 7 स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी। क्या? एक्टिविटी से पहले मेडिकल चेकअप, उनका इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी, इक्विपमेंट मॉडिफाई करनी है, सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कभी कभी रूल मॉडिफाई करो, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दो, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे नहीं बहुत हार्ड एक्टिविटी स्टार्टिंग में करवा दी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ उनके हर बॉडी पार्ट मूव हो रहा है जिससे जो है उनकी लाइफ जो है प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड एक्सीडेंट, ये बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट ना हो तो इसलिए टीचर्स को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एक्सेसिबल। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो गाइज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था आपका इस साल क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐड हुआ था, बट नाउ अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जो है स्पोर्ट्स कंडक्ट करा रही हैं फॉर द डिफरेंशियली एबल पीपल। पहला हमने पढ़ा स्पेशल ओलंपिक, फिर हमने पढ़ा पैरा ओलंपिक, फिर हमने पढ़ा डेफ ओलंपिक, ठीक है, पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने पढ़ा इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट, कि इंक्लूजन, इसके बाद में हमने पढ़ा डिवीजन का कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, कि ये क्यों ज़रूरी है। डिवीजन किस में होता था, अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, और क्लासिफिकेशन कौन से स्पोर्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने इंक्लूजन पढ़ा कि इंक्लूड करना है हमें डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों को 2 जगहों पे, एक एजुकेशन में यानी कि जो हमारे स्कूल्स हैं उन्हीं में, और दूसरा फिजिकल एजुकेशन में। सिंपल ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरी है, सेल्फ स्टीम बढ़िया होगी उनकी, और एजुकेशन के बेनिफिट्स आपको याद रखने अगर वो इंक्लूड होंगे, और फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स भी पढ़ लिए। और फिजिकल एजुकेशन में कराने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है, अगर आपको डिफरेंशिएबल बच्चों को खिलवाना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मेडिकल चेकअप, ये सब जो अब हमने पढ़ा वो। तो टोटल में से 1 2 3 टॉपिक्स हैं इसके, बट वास्ट हो जाता है चैप्टर जब इनको डिफरेंटली हमें एक एक चीज़ को गौर करना होता है। तो आप रिवीजन नोट्स से पढ़ लेना, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट